हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो में आप लोग के लिए ऑडिटिंग या फिर क्या कंटेम्परेरी ऑडिटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इससे वीडियोस अपलोड करी हुई हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। कोई और वीडियो चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग अश्योरेंस मानक ऑडिट योजना से संबंधित है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़े हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसी तरह से ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ मानक होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड है कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है उसमें से जो ऑडिट प्लानिंग से डील करता है, यानी कि जो ऑडिट करने के लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है उससे के बारे में बताता है। डबल AS 7, डबल AS 8, डबल AS 9 या फिर डबल AS 3, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डबल AS 8, यानी कि AS 8 ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 जो है वो हमें ऑडिट प्लानिंग के बारे में बताता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑडिट कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लेखा परीक्षक के, उसे अंकेक्षक भी कह सकते हैं, ग्राहक के, लेखा परीक्षा सहायक के, लेखा परीक्षक और उसके लेखा परीक्षा सहायक के। तो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा होगा? अगर सिर्फ ऑडिटर आपका होता है ऑप्शन में या अंकेक्षक होता है तो वो भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर आंसर में जो ऑप्शन दे रखे हो उसमें ये दे रखा हो कि लेखा परीक्षक और उसके लेखा परीक्षा सहायक, यानी कि ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगर ये वाला पॉइंट नहीं दे रखा है जो डी ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग पेपर्स विच ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट आर डैश। वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक जो कामकाज का कागजात तैयार करता है वे डैश है। लेखा परीक्षा निष्कर्षों के लिए साक्ष्य, ग्राहक के स्वामित्व में, लेखा परीक्षक के स्वामित्व में, लेखा परीक्षकों में परिवर्तन होने तक लेखा परीक्षक कार्यालय में बने रहेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ऑडिट होता है तो ऑडिटर उसके लिए पेपर्स को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, वर्किंग पेपर्स कहलाते हैं, जो कि वो पेपर्स जो होंगे उनके बारे में ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो ये आपका जो ऑडिटर होता है उसके द्वारा ओन किए जाते हैं, यानी कि जो ऑडिटर है उन पेपर्स को वो रखता है, उसके काम के होते हैं, उसने अपने हेल्प के लिए तैयार किए होते हैं, तो उसी की ही प्रॉपर्टी समझ लीजिए या उसी के द्वारा ओन किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय डैश। एक कंपनी ऑडिटर को डैश द्वारा हटाया जा सकता है। निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, कोई भी जो निर्देशक हो गए, संचालक, उसके द्वारा या फिर सिर्फ साधारण सभा में। यहाँ पर जो कंपनी ऑडिटर होता है उसको कौन रिमूव कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, जनरल मीटिंग। तो यहाँ पर जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसको जो नियुक्त किया जाता है वो साधारण सभा में किया जाता है। प्रथम अंकेक्षक की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे सिर्फ अंकेक्षक की बात की जा रही है। तो जो अंकेक्षक होता है, ऑडिटर होता है, उसको जो आपकी जनरल मीटिंग होती है वहीं पर रिमूव किया जा सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साधारण सभा जो होती है अष्टधारियों की, उसमें इसको रिमूव किया जा सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन। इनमें से कौन ऑडिट प्रोग्राम की तैयारी के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? त्रुटियों या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए, गैप का अनुपालन करने के लिए, पर्याप्त उचित साक्ष्य एकत्र करने के लिए या फिर ऑडिट जोखिम का आकलन करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऑडिट प्रोग्राम जो होता है और उसके लिए जो प्रिपरेशन की जा रही होती है कि किस तरह से अच्छे से अच्छे ढंग से ऑडिट को किया जाए, उसका प्राइमरी पर्पस क्या जो है, या ये कह सकते हैं मौलिक उद्देश्य जो है इसमें से कौन सा होता है कि टू डिटेक्ट एरर्स ऑफ फ्रॉड, कंप्लाई विद गैप, टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू असेस ऑडिट रिस्क। यहाँ पे क्या रहेगा? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट एविडेंस जो है उनको ढूंढना, उनको जो तैयार करना जिसके बेसिस पे ऑडिट का काम किया जा सकेगा। तो टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर की तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? यानी कि जो ऑडिट के लिए वर्किंग पेपर प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें से उन पेपर्स का क्या एडवांटेज नहीं होता है, ये पूछ रहा है आपसे।
लेखा परीक्षा कार्य की समीक्षा के लिए आधार प्रदान करना, आगामी ऑडिट के लिए आधार प्रदान करना या सुनिश्चित करना कि ऑडिट कार्य कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है, समान मुद्दों पर किसी अन्य ग्राहक को सलाह देने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करना। तो यहाँ पर क्योंकि जो वर्किंग पेपर है वो मेनली ऑडिट जो उस साल किया जा रहा है उस लेखा वर्ष में किया जा रहा है, उसको इजी बनाने के लिए उसके लिए सारे प्रोग्राम तैयार करने के लिए एविडेंस जो है कलेक्ट करने के पर्पज से बनाया जाता है। तो वहाँ पर जो आपका तो प्रोवाइड गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशू, इसके लिए उनको यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोई भी एडवांटेज नहीं होगा कि कोई और सिमिलर इशू उसी तरह का आ रहा है तो कोई अदर कस्टमर उसके हेल्प ले सकता है एमरजेंस की, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन में ध्यान रखा करिए क्या पूछ रहा है, नॉट या फिर है। यहाँ पर पूछा था कि क्या एडवांटेज नहीं है, तो इसको ध्यान में रखकर आंसर दिया करिए। कभी कभी यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है तो आपको कोई और आंसर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल शुड नॉट नॉर्मली इंक्लूड डैश। ऑर्डर की स्थायी वर्किंग पेपर फाइल में सामान्य रूप से डैश शामिल नहीं होता या नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वर्किंग पेपर की फाइल बनाई जाती है उसमें से क्या ऐसी चीज है जो उसमें जनरली नहीं होती है। ग्राहकों के बैंक विवरण में उद्धरण, पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण, वकील पत्र, ऋण समझौते, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट, पास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अटॉर्नी लेटर्स या फिर डेट एग्रीमेंट्स। तो उसमें क्या चीज नहीं होती है वो हो जाएगी आपकी जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बैंक स्टेटमेंट की कोई नीड नहीं होती है वहाँ पर, तो इसलिए वो बैंक स्टेटमेंट जो होते हैं जनरली जो बनाए जाते हैं वर्किंग पेपर उससे रिलेटेड नहीं होते या उसमें उनको नहीं शामिल किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है या उत्तरदायी होता है? कंपनी के निदेशक, कंपनी के सदस्य, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। एक लिमिटेड कंपनी है अगर, तो आपने पढ़ा ही होगा प्राइवेट लिमिटेड होती है, सब लिमिटेड होती है। तो किस तरह एक लिमिटेड कंपनी है उसमें जो अपॉइंट किया जा रहा है एक स्टेटरी ऑडिटर, वो उसके अपॉइंटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर कौन उसका अपॉइंटमेंट करता है, इस तो क्वेश्चन को कह सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सदस्य होते हैं। कंपनी के सदस्य कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो उसको नियुक्त करते हैं या अपॉइंटमेंट करते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बात फिर मैं कह रही हूँ कि प्रथम अंक अच्छे की नहीं हो रही है, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो अलग रहता है। जब कंपनी का सम्मेलन किया जा रहा होता है उस टाइम पर उसको नियुक्ति जो की जाती है वो अलग तरीके से होती है। यहाँ पर एक नॉर्मल ऑडिटर की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following sections deal with qualification of the auditor? इनके में से कौन सा अनुभाग लेखा परीक्षा की योग्यता से संबंधित है? यहाँ पर कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन बताई गई है कि ऑडिटर बनने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो किस सेक्शन में बताई गई है ये आपसे पूछ रहा है। ये सेक्शन आपकी 226 सेक्शन 1 और सेक्शन 226 सेक्शन 2, तो अलग अलग सेक्शन बताई गई हैं, इसमें से कौन सी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सेक्शन जो ऑप्शन नहीं दे रखा है वही करेक्ट हो जाएगा कि धारा 226 की धारा 1 और धारा 226 की धारा 2 में जो लेखा परीक्षक होता है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन और योग्यताएं बताई गई हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। निदेशक मंडल की किसी कंपनी का पहला लेखा परीक्षक डैश नियुक्त करेगा। जैसे कि अभी मैं कई बार आप लोगों को बोल रही थी कि फर्स्ट ऑडिटर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, प्रथम अंकेक्षक की बात नहीं हो रही, तो अब क्वेश्चन आपका रिलेटेड आया है कि जो प्रथम अंकेक्षक होता है उसके बारे में पूछा है कि निदेशक मंडल किसी कंपनी का पहला लेखा परीक्षक जो है वो डैश नियुक्त करेगा। कंपनी की पूरी सदस्यता स्थिति के पूरा होने के 1 महीने के भीतर, कंपनी के प्रवर्तन के 1 महीने के भीतर, कंपनी का व्यवसाय शुरू होने के 1 महीने के भीतर या फिर कंपनी के निगमन के 1 महीने के भीतर जो प्रथम अंकेक्षक है उसको नियुक्त। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि कौन करता है उसकी नियुक्ति। उसकी नियुक्ति जो की जाती है जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है, जो निदेशक मंडल होता है वो करता है। फर्स्ट ऑडिटर की प्रथम अंकेक्षक की ध्यान में रखिएगा, और बाद में उसके जितने भी अंकेक्षक नियुक्त किए जाएंगे वो सब जो जनरल मीटिंग होती है वहां पर अंशधारी और शेयर होल्डर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर कब की जाती है या किस टाइमिंग के में की जाती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो
तो कंपनी के निगमन के इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के भीतर जो होता है, इनकॉर्पोरेशन होने के ही 1 महीने के भीतर ही नियुक्ति कर ली जाती है। यानी कि कंपनी का निगमन हो जाता है, उसके बाद कंपनी को उनका स्टार्ट होने का एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, प्रारंभ करने का व्यवसाय को अपने। तो उस टाइमिंग के बीच में ही जो पहला अंकेक्षक को नियुक्त कर लिया जाता है, ये देखने के लिए कि जो कंपनी का निगमन हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, उससे पहले जो भी एक्सपेंसेस किए गए थे, खर्चे किए गए थे, सही है या नहीं है, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए ऑर्डर की नियुक्ति कर ली जाती है। उसके बाद जैसे ही पहली जनरल मीटिंग होती है तो वहां पर दूसरा जो अंकेक्षक होता है वो नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द ऑडिटरशिप ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल डैश। प्रत्येक अंकेक्षक के अंकेक्षक पद का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से डैश तक होगा। प्रधानिक बैठक का समापन तक, प्रथम समान बैठक के समापन तक, अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक, हटाने की तारीख तक। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसका कार्यकाल यानी कि जो अपॉइंटमेंट किया गया है उसका कब तक रहता है, जैसे अभी मैं बता रही थी आप लोग को। द कंक्लूजन ऑफ स्टेटरी मीटिंग तक, द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट जनरल मीटिंग, द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग या फिर द डेट ऑफ रिमूवल। तो कब तक रहता है उसका कार्यकाल, जब तक कि उसको रिमूवल उसका नहीं किया जाता, उसको हटाया नहीं जाता है, तब तक उसका कार्यकाल बना रहता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कैसा हो सकता है कि जब जनरल मीटिंग हो तो उस मीटिंग में कोई नया अंकेक्षक नियुक्त न किया जाए, वही अंकेक्षक आगे बढ़े, तो जब तक उसे नहीं हटाया जाएगा तब तक उसकी नियुक्ति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक में बी डैश। कैश बुक के ऑडिट का मुख्य उद्देश्य डैश हो सकता है। संपत्तियों और देनदारियों को सत्यापित करने के लिए, जानने के लिए कि सभी प्राप्तियां भुगतान ठीक से दर्ज किए गए हैं, व्यवसाय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करना, बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो कैश बुक होती है उसका जो ऑडिट होता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटी, टू नो दैट ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बिजनेस या फिर टू चेक द बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी तो कैश बुक में दिखाई नहीं जाती, तो ये पहला पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा। जितने रिसिप्ट और पेमेंट किए गए हैं उनको प्रॉपर्ली सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है, तो मेन ऑब्जेक्ट तो यही होता है, ये चेक करना कि इसमें आपका जो कैश बुक होती है तो जो पेमेंट है और जो रिसिप्ट है वो सारे ही दिखाए जाते हैं, वही सारी एंट्रीज की जाती हैं कैश बुक में, तो उसको ही चेक करना कि सही की गई है, प्रॉपर्ली की गई है या नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द ऑडिट ऑफ वेज पेमेंट इज टू डिटरमाइन दैट। वेतन भुगतान के ऑडिट का उद्देश्य निर्धारित करना है कि डैश। अभी हमने समझा कैश बुक का, अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वेजेस का पेमेंट किया जाता है उसका ऑडिट जो होगा उसका मेन पर्पस क्या रहता है। कार्य पूर्ण रूप से निष्पादित किया जाता है जिसके लिए श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है, श्रमिकों को उचित प्राधिकरण के तहत मजदूरी की सही मात्रा का भुगतान किया जाता है, कर्मचारी नियमित रूप से काम कर रहे हैं, ग्रोथ में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या मेन ऑब्जेक्ट होता है, उसको चेक करने का, उसका ऑडिट करने का। तो द वर्क इज इंस्टीट्यूटेड कम्प्लीटली फॉर विच द वर्कर्स आर पेड वेजेस, द वर्कर्स आर पेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन। तो यही आपका बी पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये चेक करना कि जो वर्कर्स हैं उनको सही मात्रा में जो वेजेस रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है, उनको वेजेस की नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजों को चेक करने के लिए जो वेज पेमेंट होता है उसका ऑडिट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू चेक द इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म कंपनी इज डैश। नवगठित कंपनी की शेयर पूंजी के मुद्दे की जांच करने के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं में से एक है डैश। यानी कि जब शेयर कैपिटल जो होती है, कोई नई कंपनी बनाई गई है उसमें जो शेयर कैपिटल है उसको चेक करा जाता है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, द इशू ऑफ डिबेंचर, नन ऑफ दैट। कि किस चीज की जांच होती है, क्या चीज चेक की जाती है, देखी जाती है। तो जो पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम है, शेयर हस्तांतरण रजिस्टर है, पत्र निर्गमन है, तो उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, क्योंकि जो पार्षद सीमा नियम होता है उसमें आपका कई क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं। उसमें से एक क्लॉज जो होता है वो कैपिटल क्लॉज भी होता है, पूंजी वाक्य होता है, जहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी होती है कि कितनी कैपिटल से कंपनी शुरू की जाएगी, कितनी इशूड रहेगी, कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कितनी सब्सक्राइब कैपिटल है, सारी चीजें डिटेल में दे रखी होती हैं। तो जब शेयर कैपिटल को चेक किया जाएगा तो सबसे पहले इन दोनों चीजों की ही जांच की जाएगी।
तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी है इनसे रिलेटेड, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, आपका पेपर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।